वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर मामले में आज काशी से दिल्ली तक दो अदालतों में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की नई खंडपीठ सुनवाई करेगी कि ज्ञानवापी परिसर में जो कथित शिवलिंग मिला है उसके संरक्षण की मांग वाली याचिका पर आगे क्या किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में दोपहर 3 बजे सुनवाई होगी। दूसरी ओर वाराणसी की अदालत में उस अर्जी पर सुनवाई होने जा रही है जिसमें ज्ञानवापी परिसर के तहखाने और बचे हुए हिस्से में कोर्ट कमीशन की कार्रवाई की मांग की गई है। हिंदू पक्ष ने मांग की है कि ज्ञानवापी परिसर के बाकी बचे हुए हिस्से और तहखाने के अंदर कोर्ट कमिश्नर से सर्वे कराया जाए। इसी मसले पर वाराणसी की अदालत में सुनवाई होने वाली है। गुजरात में 7वीं बार कमल खिलाने के मकसद से बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी। राज्य विधानसभा में 182 सीटें हैं, जिसमें 160 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया। बड़ी बात यह है कि इस बार 38 विधायकों के नाम लिस्ट से काट दिए गए। वैसे एक दिन पहले ही राज्य के बड़े सियासी चेहरों ने अपने नाम वापस ले लिए थे। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और डिप्टी सीएम नितिन पटेल शामिल रहे। जितने भी हमारे पूर्व नेता रहे, चाहे विजय भाई रूपाणी हो, नितिन भाई हो या अन्य कोई भी नेता हो, उन्होंने पार्टी को 30 साल तक पूरी मेहनत और लगन के साथ मजबूत किया है। पार्टी ने 162 उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी की है उसमें 14 महिलाओं के नाम भी शामिल हैं। वैसे इस चुनावी रण में बीजेपी के सामने कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी भी है। ऐसे में कहा जा रहा है कि ये लिस्ट सभी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए तय की गई है। देश और दुनिया में अपनी ऊंचाई और खूबसूरती का लोहा मनवा चुकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अब पर्यटकों को भी खूब रासा रही है। इस अद्भुत, अतुलनीय और अलौकिक मूर्ति को देखने के लिए पर्यटकों का हुजूम उमड़ रहा है। गुड न्यूज है कि अब तक करोड़ों लोग इस प्रतिमा को देखने के लिए केवड़िया पहुंच चुके हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सरदार पटेल की मूर्ति स्थापित होने के बाद से इसे देखने 1 करोड़ से ज्यादा लोग पहुंच चुके हैं। यानी पर्यटकों की संख्या ने यह साबित कर दिया है कि गुजरात के नर्मदा का केवड़िया पर्यटकों के लिए अब महातीर्थ बन चुका है। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा मॉन्यूमेंट है और यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। केवड़िया को पर्यटन के लिहाज से और भी निखारा जा रहा है। पर्यटकों को लुभाने के लिए राज्य सरकार ने 20 से भी अधिक परियोजनाएं शुरू की हैं। इसमें जंगल सफारी, जायंट डायनासोर, चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क शामिल है। बिहार के समस्तीपुर रेल मंडल में गुरुवार को बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान में रेल मंडल ने रिकॉर्ड 55 लाख रुपए एक दिन में बतौर जुर्माने की राशि के रूप में वसूले हैं। इस दौरान रेल मंडल के अलग अलग स्टेशन पर अधिकारियों की अलग अलग टीम बनाकर स्टेशन और ट्रेन में विशेष टिकट जाँच अभियान चलाया गया, जिसमें 9000 से ज्यादा बेटिकट यात्रियों से जुर्माना वसूला गया। कुछ लोग हमारे सिस्टम में बिना टिकट ट्रैवल कर रहे हैं तो उनको एक पेनल्टी लगाई गई है। ये पेनल्टी के रूप में मैं जो लॉलेसनेस है उसके लिए पेनल्टी लगाई जाती है, तो मैं इसे आमदनी न कह के पेनल्टी ही कहूंगा। रेलवे के इस विशेष अभियान में 150 से ज्यादा अधिकारियों को लगाया गया था। बेटिकट यात्रियों से जुर्माने के रूप में प्राप्त किए गए 55 लाख रुपए की राशि समस्तीपुर मंडल द्वारा इस वित्तीय वर्ष में किसी भी एक दिन में टिकट जांच से जुर्माने के रूप में प्राप्त होने वाली राशि के मामले में सबसे ज्यादा है। तस्वीरें राजस्थान के धौलपुर की हैं। सिर पर पगड़ी बांधे घोड़ी पर सवार जिन्हें आप देख रहे हैं, इनका नाम है योगेंद्र सिंह राजावत। योगेंद्र पेशे से पुलिस उप निरीक्षक है। लगभग 4.5 सालों तक धौलपुर जिले के अलग अलग इलाकों में योगेंद्र थाना प्रभारी रहे, लेकिन अब इनका ट्रांसफर भरतपुर जिला में कर दिया गया। ढोल, नगाड़े और आतिशबाजी की ये रौनक योगेंद्र सिंह राजावत की अनोखी विदाई का उत्साह है। कार्यकाल के दौरान योगेंद्र जिन जिन थानों पर तैनात रहे, वहां की कानून व्यवस्था दुरुस्त बनाए रखने में सफल रहे। उनकी व्यवहार कुशलता ने पुलिस की छवि को बेहतर साबित किया। धौलपुर के लोगों के मन पर योगेंद्र सिंह की अच्छी छाप का नतीजा ही है कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने उनकी विदाई को अनोखा और यादगार बना दिया। मेरा जो कार्यकाल रहा उसमें मैंने बेहतर करने की कोशिश की। इसके लिए मुझे अपार स्नेह
मेरे थाना क्षेत्र के लोगों का मिला। उसके अलावा मीडिया से भी मुझे पूरा सहयोग मिला। पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के चुनाव का आगाज हो गया है। ऐसे में सभी प्रत्याशी छात्रों को लुभाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच पटना वुमेन्स कॉलेज के छात्र नेताओं ने वोटर्स को लुभाने का एक मजेदार और चटपटा तरीका निकाला है। पटना वुमेन्स कॉलेज के छात्र नेताओं ने कॉलेज के आसपास मौजूद गोलगप्पे और मोमोज की दुकानों को फ्री करवा दिया है। यानी छात्राएं अब इन दुकानों पर पहुंचकर जी भर के गोलगप्पे और मोमोज का लुत्फ उठा सकती हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। इस घोषणा के बाद छात्राएं सैकड़ों की संख्या में फ्री गोलगप्पे और मोमोज का मजा लेती दिखाई दी। हम लोग को सब चीज फ्री है, हर चीज का एक्सेस मिल रहा है, चाहे गोलगप्पा हो, मोमोज हो, आइसक्रीम हो, हर चीज बाहर निकलते ही सारा कुछ खाए हम लोग। लेकिन ये वोटर्स भी बेहद चालाक हैं। भले ही इन्होंने गोलगप्पे और मोमोज का जमकर लुत्फ उठाया है, लेकिन इन छात्राओं ने तय कर रखा है कि वोट उसी उम्मीदवार को देंगे जो उनके लिए कुछ करके दिखाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लगभग 2 किलोमीटर तक पैदल चलकर भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लेने पहुंची। राष्ट्रपति का ये नेक बर्ताव देखकर वहां मौजूद जनता ने न सिर्फ हाथ हिलाकर उनका अभिनंदन किया, इस दौरान जय जगन्नाथ के जयघोष से पूरा माहौल गूंज उठा। राष्ट्रपति भवन ने इसका वीडियो शेयर किया और लिखा कि एक अलग तरह का उदाहरण पेश करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुरी में भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लेने के लिए लगभग 2 किलोमीटर तक पैदल चली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने गृह राज्य ओडिशा के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद वो पहली बार अपने गृह राज्य पहुंची हैं। ये प्रस्तुति कृष्णनगरी मथुरा में हुए महारास की है। मथुरा के जवाहर बाग में इस बार हुए भव्य महारास में खुद ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने भाग लिया। हेमा मालिनी ने इस दौरान कृष्ण लीला में राधा बनकर नृत्य करते हुए ऐसा शानदार समा बांधा कि लोग देखते ही रह गए। हेमा मालिनी ने मथुरा से सांसद चुने जाने के बाद पहली बार यहां महारास में अपने नृत्य की अनुपम छटा बिखेरी और यहां मौजूद जन समुदाय को मंत्रमुग्ध कर दिया। असम के माजुली द्वीप में कृष्ण लीला की ये परंपरा बहुत पुरानी है और खास बात ये भी है कि पूरे इलाके में जगह जगह यहां रामलीला का आयोजन होता है। इस बार यहां 2-4 नहीं बल्कि 62 जगहों पर कृष्ण लीला की झांकियां देखने को मिली और इलाके के तमाम लोग कृष्ण भक्ति में डूबे नजर आए। उत्तराखंड की पहाड़ियों पर बर्फबारी की शुरुआत हो चुकी है। उत्तराखंड के मशहूर स्की रिजॉर्ट औली में भी सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। इस बर्फबारी के बाद चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई दिखाई दे रही है। लंबे अरसे बाद औली में नवंबर के दूसरे सप्ताह में ही बर्फबारी देखने को मिल रही है। इससे पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय व्यवसायियों के भी चेहरे खिले हुए हैं। हर कोई उत्साहित दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद उठाने के लिए पर्यटक इस समय भी औली में मौजूद हैं। हालांकि औली में अभी तक 1 से 2 इंच की हल्की बर्फबारी ही हुई है, लेकिन नवंबर माह में ही बर्फबारी होने से होटल कारोबार से जुड़े कारोबारियों को उम्मीद है कि इस बार यहां भारी बर्फबारी होगी, जिससे यहां बर्फबारी का मजा लेने के लिए आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी।